हेलो गाइस, वेलकम ऑन बिफोर यूपीएससी। मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पूरी फरवरी आपकी मीडिया में छाई रही थी। और वो मुद्दा था आपका हिजाब कंट्रोवर्सी। आप सभी को पता है कि हिजाब का जो कंट्रोवर्सी था वो पूरे कर्नाटक में ही नहीं, पूरे इंडिया में जो है पूरा तहलका मचाया था। जिसके बारे में देखिए दोस्तों, तो हमारी पूरी जुडिशरी जो है, लेजिस्लेशन जो है, पूरी मीडिया में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे डिबेट हुए, बहुत सारे अच्छे बुरे पॉइंट्स भी आए थे। कहीं पर आपको पर्सनल लिबर्टी, रिलीजियस फेथ, इन सब की जो है वकालत करते हुए लोग नजर आएंगे, तो कहीं पर आपको जो है पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज़ों को लागू करने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन हम लोग इस पूरे मुद्दे को दो तीन एंगल से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो एक ब्रीफली देखेंगे कि ये पूरा कंट्रोवर्सी था क्या। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो रिलीजियस फ्रीडम है और साथ ही साथ जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दोनों कहीं किस किसी मुद्दे पे ही जो है एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और कभी कभी जुडिशरी के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है संकट उत्पन्न कर देते हैं। तो इस मुद्दे को उस ढंग से भी देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरा हम लोग इसको जो है अब बहुत सारे जो प्रीवियस केसेस हैं उसमें, और जो सुप्रीम कोर्ट और वेरियस कोर्ट के जो जजमेंट है उसको देखेंगे, जो खास तौर पे आपके एग्जाम पर्पज से और आपके नॉलेज पर्पज से इम्पोर्टेंट रहेगा। जो आपको एक पैटर्न दिखाता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक जो है चीज़ों के मामले में किसी किसी मुद्दे पे जो है एक आप कह सकते हो कंक्रीट जजमेंट नहीं बना पाई है। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि इस्लामिक कंट्रीज जो ओआईसी है उसका पूरे मुद्दे पर क्या स्टैंड रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इमेजेस देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर इन सभी इमेजेस में कुछ चीज़ें कॉमन है। और वो चीज़ कॉमन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हिंदू धर्म या जो आपके सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो आपका एक कलर है उसको हम लोग बोलते हैं भगवा। जो आपका केसरी और लाल का मिक्सचर होता है, तो यहाँ पर कुछ लड़कियां आपको भगवे ड्रेसेस में नजर आएंगी सेफ्रॉन शॉल के साथ। सेम ऐसे ही आपको देखिए तो यहाँ के लड़के भी आपको सेफ्रॉन शॉल और दुपट्टे के साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो हमारी मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो एक स्पेशल जो हेड कवर है उनके साथ हैं या हेड गियर के साथ हैं, इसको हिजाब कहते हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो कि बहुत सारे लड़के जो हैं आपकी इस सेफ्रॉन सॉल के साथ है। तो आखिर ये लड़के लड़कियां जो हैं इस पार्टिकुलर कलर या पार्टिकुलर हेड गियर के साथ क्यों दिखाया जा रहा है, ये पूरे मुद्दे को आप सब जानते हो। तो ये हमारा हिजाब कंट्रोवर्सी है दोस्तों, और या इसको जो आज के टाइम में मीडिया में एक नया नाम दिया जा रहा है आपका सेफ्रॉन प्रोटेस्ट के नाम से। कि हमारे हिजाब के एवज में बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर सेफ्रॉन प्रोटेस्ट भी किया था, तो इसको सेफ्रॉन प्रोटेस्ट के नाम से भी दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग की एक चीज़, आप एक लाइन हमें जरूर याद रखनी चाहिए दोस्तों, कि एफर्ट ऑलवेज लुक्स फेयर इफ इट डन बाई मी और बट बाई अदर्स इट गॉन रॉन्ग। यानी अगर हम किसी काम को करते हैं तो ये हमेशा हमें अपने तरफ से सही लगता है, यानी हम लोग इसको बिल्कुल एक वैलिड रीजनेबल मानते हैं कि हाँ ये होना चाहिए था। लेकिन सेम काम अगर आपकी दूसरी कंट्री, दूसरे रिलीजन या दूसरा कुछ ऐसा करे तो हमें ये गलत नज़र आता है। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन साइकोलॉजिकल आप कह सकते हो डायलेमा है, जो कि मार्टिन लूथर किंग ने यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में अंतर ज़रूर दिखाना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में और आपकी नॉलेज में भी इन चीज़ों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, तो हमारे जो इस्लाम है वहाँ पर बहुत सारे आपकी अलग अलग ड्रेसेस हैं जिसको यहाँ पर इस्लामिक वेल्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर उनके अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग गेटअप के बीच के डिफरेंसेस को थोड़ा समझना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, तो एक साइला जो होता है वहाँ पर आप देखिए तो एक दुपट्टा होता है जिससे आपका सिर्फ और सिर्फ हेड कवर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो नेक का जो पार्ट है वो आपको ओपन है, ये सीन हो रहा है। यानी सर पे जैसे आप नॉर्मल दुपट्टा रखते हो ये सेम उस तरह का है। जो पूरा ये हिजाब जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपकी हेड भी कवर होगी, साथ ही साथ आपका जो नेक का एरिया जो आपको यहाँ साइला में दिख रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी हेड के साथ साथ आपकी जो नेक का एरिया है ये भी आपका कवर होगा। फिर तीसरा देखिए, हिजाब अमीरा करके जो है, तो यहाँ पर आपको जो हेड और नेक के साथ साथ ये शोल्डर के पार्ट को भी कवर करता है। और जो खीमर है ये हेड नेक शोल्डर के साथ साथ आपकी क्वार्टर, यानी कि आप कह सकते हो वेस्ट का जो एरिया है वो भी उसको ये कवर करता है, ब्रेस्ट वाले एरिया को भी। फिर देखिए एक चदोर करके एक आपका होता है जिसमें आप देखिए तो फेस का एरिया आपका ल-
थोड़ा खुला मिलेगा, उसके अलावा जो है पूरी की पूरी एरिया आपको कवर मिलेगी। फिर यहाँ पर जो नकाब है या निकाब जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर आपको एक अलग ड्रेसेस मिलेंगे जिसमें पूरी बॉडी कवर होगी, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये कुछ हद तक आपका खीमर के टाइप का है, लेकिन खीमर में जहाँ आपको फेस ओपन दिख रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आई का पार्ट ओपन दिखता है, बाकी आपके सारे फेसेस भी क्या होते हैं, बंद होते हैं। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें बुर्का की, तो बुर्का में पूरी की पूरी फेस जो होती है वो कवर होती है, पूरा का पूरा बॉडी कवर होता है, सिर्फ आपके आई के पार्ट जो है आपको दिखते हैं। तो इन सभी के बीच में आपको एक डिफरेंस होना मालूम होना ज़रूरी है, तभी हम पूरे मुद्दे को और पूरी चीज़ों को समझ पाएँगे। तो यहाँ पर देखिए इश्यू क्या है? इश्यू ये था कि कर्नाटक के एक स्कूल में, जहाँ पर आपकी उडुपी डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज था, जहाँ पर जो वहाँ के टीचर्स हैं, देखिए कुछ 6 स्टूडेंट को, जो कि आपकी 11-12 यानी हाई स्कूल एंड स्टैंडर्ड की थी, उनको क्लास में उनकी जो हेड गियर्स हैं, हिजाब्स हैं, उनको पहनने से मना कर दिया गया। उनको ये बोला गया कि या आइदर यू पुट इट आउट और यू हैव नॉट अलाउड टू अटेंड द क्लास, यानी आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अब इन लड़कियों का ये इशू है दोस्तों, इनका एक अपना व्यू है और टीचर्स का भी एक अपना व्यू है। तो इन पूरे मुद्दे को हम लोग समझेंगे। लड़कियों का ये कहना है कि हम ऐसा नहीं है, ये जो हेड गियर्स हैं ये हमारी जो है क्या है, आइडेंटिटी है, हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी है और हमारी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कि ये रिलीजियस एस्पेक्ट है कि हमें ये हेड गियर्स रखने हैं, हमें अपना हेड कवर रखना है, तो हमको ये रखना चाहिए। जबकि जो टीचर्स हैं उनका ये कहना है कि आप इंटर स्कूल्स में इन चीज़ों के साथ कर सकते हो, बट जब आप क्लास में एंट्री करते हो तो फिर आपको ये हेड गियर्स एटलीस्ट क्लास में आपको हटा देने होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए रिलीजियस आपकी फेथ को कोई डिनाई नहीं कर रहा, हम सब रिलीजियस फेथ को आपकी मानते हैं और उसको ये पूरी पूरी फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजियस फेथ को मानिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल सामने से डिस्क्रिमिनेट करती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्लास में और बाकी चीज़ों का ये एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। ये मेरा पार्टिकुलर ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ कि इनकी ये रिलीजियस चॉइस है, इनकी फ्रीडम है, बट जहाँ पर आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर आपको एक बिल्कुल एक सिमिलर यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, तो यूनिफॉर्म प्रोवाइड करने का भी मोटिव यही होता है गवर्नमेंट का या आपके जितने भी स्कूल्स हैं कि चाहे बच्चे जिस बैकग्राउंड से भी आ रहे हों, चाहे जितने भी अमीर गरीब या किसी भी आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, क्लासरूम के अंदर उनके बीच कोई भी आपकी इस तरह की डिफरेंशिएशन नहीं दिखनी चाहिए जो उनको एकदम से अलग करती हो। जबकि ये जो हेड गियर्स हैं या फिर अगर आप किसी भी धर्म के द्वारा मान लो आप ऐसा कुछ करते हो, तो फिर वो एक बिल्कुल आपकी विजुअली आपके डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है, और इसीलिए ये टीचर्स ने ये बोला कि आपकी क्लासेस में जो हेड गियर्स हैं आपको अलग रखनी पड़ेगी। और जब इन्होंने ये चीज़ को नहीं माना तो इनको क्लास से आउट कर दिया गया, जो जिससे कारण क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये पूरा मुद्दा बढ़ता गया और फाइनली आप देखोगे कि आपके यहाँ पर बहुत सारी जो हिंदू रिलीजन्स के जो बॉयज़ एंड गर्ल थे वो भी आपकी सेपरन सॉल यानी कि आपके भगवा चोले को यहाँ पर धारण कर लेते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम की कि कौन कौन से हमारे राइट्स हैं जो यहाँ पर इन लोगों को दिए गए हैं। तो देखिए आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये सभी हमारे जो है रिलीजियस फ्रीडम और साथ ही साथ जो हमारी माइनॉरिटी है उनके संस्कृति और शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। लेकिन इस पूरे मुद्दे में जो 25 और 26 है उसकी भूमिका इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 में ये बोला जाता है कि यहाँ पर आपको कंसेंस ऑफ फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन से, यानी आपको धर्म को मानने ना मानने, उनके प्रैक्टिस करने और उसके प्रचार प्रसार करने की पूरी पूरी आज़ादी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं इस पूरे मुद्दे में। आप यहाँ पर इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उसको जो सेकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आप उसको बिल्कुल पीसफुल तरीके से आप उसको बढ़ावा दे सकते हो। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे जगह जहाँ पर आपको आपकी पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है या फिर आपकी सिक्योरिटी पर्पस हो सकती है, वहाँ पर आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों को यहाँ पर स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। जैसे अगर आप देखिए तो हमारे सिख धर्म के जो लोग हैं उनको बैंक और बाकी इंस्टीट्यूशन में भी जो है आपकी कृपान वगैरह पहन के जाना अलाउ होता है या कृपान वगैरह वो लेके जा सकते हैं। सेम अगर आप देखिए
तो यहाँ पर जो है फिर से आर्टिकल 26 जो है आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर आपके इस चैरिटेबल ट्रस्ट में या कुछ ऐसी चीज़ों में आपकी देश के खिलाफ या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ कुछ ऐसा गलत हो रहा है, तो यहाँ पर सरकार उसको बैन भी कर सकती है या उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। यानी आर्टिकल 25 और 26 आपके एग्जाम पर्पज से और इस पूरे मुद्दे के पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखिए, यहाँ पर जुडिशरी क्या कह रही है? जुडिशरी ने ये बोला कि हम इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल कीन ऑब्जर्वेशन में डालेंगे। और यहाँ पर देखिए तो उसने बहुत सारे पहले भी ऐसे केसेस में जजमेंट दिए हैं। जैसे एक केस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए फातिमा तस्लीन का एक केस रहा है 2018 में, जो कि आपके स्टेट ऑफ केरला के खिलाफ था। यहाँ पर जो सिंगल बेंच था केरला हाई कोर्ट का, उसने साफ साफ बोला है कि कलेक्टिव राइट इज एन इंस्टीट्यूशन वुड बी गिवन प्राइमेसी ओवर द इंडिविजुअल राइट ऑफ पटिशनर। इस मुद्दे को समझिए। केरल हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला कि कहीं पर भी अगर आपकी सामूहिक अधिकार की बात आती है और दूसरी तरफ किसी की व्यक्तिगत अधिकार की बात आती है, तो हमेशा से किसी इंस्टीट्यूशन के लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए इंडिविजुअल राइट्स को लिमिट किया जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में कहीं पर भी आपका डिसिप्लिन यहाँ पर ये हो रहा है, या फिर उसके जो आप कह सकते हो कि मोरल एक इथिक्स है, वहाँ पर अगर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या फिर डिस्क्रिमिनेशन शो हो रहा है, तो वहाँ पर इस चीज़ को लिमिटेड किया जा सकता है। और यहाँ पर एक दूसरा केस है दोस्तों, सिरूर मुक्त केस, जहाँ पर आप देखिएगा ये 1954 का केस है दोस्तों। यहाँ पर जो है सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने एक आपका टर्म दिया था कि आपको ऐसी चीज़ों की ही मान्यता आर्टिकल 25 के खिलाफ दी जा सकती है जो आपके इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होगी। इस पूरे केस को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इस टर्म के कारण ये आपके एग्जाम पर्पस से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात की गई, इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि किसी भी जगह पे या कहीं भी जब अधिकार और कर्तव्य या फिर अधिकार और सरकार के बीच की जो द्वंद्व होगी या लॉ एंड ऑर्डर के बीच की द्वंद्व होगी, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अधिकारों को जो है पब्लिक ऑर्डर के ऊपर या फिर कुछ तरीकों में प्रेफरेंस दिया जाएगा जो उस धर्म के लिए बेहद ही जरूरी होगा। जैसे अगर आप बात करें नमाज अदा करना, नमाज अदा करना एक बिल्कुल रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन पब्लिक प्लेस में नमाज अदा करना ये मे भी एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं होगा। सेम इसी ढंग से देखिए तो आपके मंदिर में पूजा अर्चना करना एक रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर का यूज या मंदिरों में भजन कीर्तन करना विद अ लाउड स्पीकर, ये आपकी इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। सेम विद द अजान विद अ लाउड स्पीकर इन मॉस्क। तो ऐसी चीज़ें जो है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यही बोला था कि हम ऐसी चीज़ों को ही मान्यता देंगे या जो है इनको 25 के अंतर्गत मानेंगे जो हमारी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होगी। यानी अगर वो इसेंशियल नहीं है तो हम उसको लिमिट कर सकते हैं। और इस कारण से ही देखिए तो आपके डी वाई चंद्रचूड़ जो है उन्होंने सबरीमाला केस में भी इसी तरह की बात की थी कि अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है कि जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये डिसाइड भी करना सुप्रीम कोर्ट को ही होता है कि कौन सी प्रैक्टिस जो है वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और कौन सी प्रैक्टिस रिलीजियस नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टफ काम है। जैसे एक और केस की बात करें दोस्तों, तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है तांडव को बैन कर दिया, क्योंकि 2004 में क्या है, आपकी आनंद मार्ग पे बहुत सारे लोग जो है और खास तौर पे कुछ आर्टिस्ट जो है वो पब्लिक स्ट्रीट पे तांडव कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम लोग जो है इसको अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि आपकी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होती है और साथ ही साथ लोगों को प्रॉब्लम होती है। सेम इसी तरह के बहुत सारे अभी केसेस आपको हरियाणा और बाकी दूसरे जगह को मिल जाएंगे जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में जो आपकी नमाज वाली कंट्रोवर्सी है वो भी चल रही है। सेम इस तरह से एक दो केसेस और हैं जहाँ पर आप देखोगे कि कहीं पर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ऑर्डर के सपोर्ट में जजमेंट दिया है कि वहाँ पर आपको इंडिविजुअल जो आपकी लिबर्टी है उसको लिमिट किया। लेकिन कुछ कुछ मामलों में आप देखोगे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे की महत्ता को समझते हुए आपकी थोड़ा सा इसमें बदलाव भी किया। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 2015 का एक केस है जहाँ पर आपको ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस में आपकी जो यहाँ पर
इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक बोला गया था कि लोगों को लाइट क्लॉथ पहन के आना विद द हाफ स्लीव्स, और यहाँ पर कोई इसमें बड़ा बटन, ब्रॉच, फ्लावर इस तरह से नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ आपको चप्पल पहन के आना है, जूते नहीं। तो इसके खिलाफ जो है आपकी वहाँ पर एक कंप्लेन गई, और फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इस तरह इन सारी चीज़ों को, सॉरी, केरला हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद यहाँ पर जो है सीबीएसई को एक अलग से यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ी, और उनको एक ऑप्शनल जो है आपका ड्रेस कोड दिया गया, ताकि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बिना डिस्टर्ब किए ये इस एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं। सेम अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपकी अमना विंट बस चीर है, और सीबीएसई का फिर से केस है, यहाँ पर भी आप देखिए सेम चीज़ों को किया गया, लेकिन 2018 का वही फातिमा तस्लीम वाला जो केस है दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला कि हम लोग कहीं भी कलेक्टिव जजमेंट या कलेक्टिव जो आपकी राइट्स है उसके ऊपर इंडिविजुअल राइट्स को हम लोग कभी भी तरजीह नहीं दे सकते। फिर एक चीज़ और देखिए दोस्तों, कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश आपको मिलेंगे जहाँ पर आपका बुर्का बैन है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बुर्का और आपके हिजाब में लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम पर्पज से भी ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको फुल फ्लेज आपका फेस वेल जो है वो बैन है, यानी आपका बुर्का बैन है। इसमें आप देखो तो फ्रांस हो गया, और बाकी डेनमार्क, बेल्जियम, तजाकिस्तान, लातविया, बुल्गारिया, इस तरह के देश हैं। उसी ढंग से आप देखिए तो चाइना, मोरक्को, श्रीलंका, ऐसे कुछ कंट्री हैं जहाँ पर आपको ये जो फुल फ्लेज ड्रेस है जिसको हम लोग बुर्का कहते हैं, ये बैन है। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पार्शियली या फुली जो है आपका हिजाब बैन है। जिस खास तौर पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए फ्रांस की, तो फ्रांस में आपका पूरी तरह से बैन माना जाता है। इसी ढंग से अगर यहाँ पर आप देखिए तो इस वाले क्षेत्र में, तो ये भी आपका पूरी तरह से जो है ये बैन है आपका इस क्षेत्र में। और स्विट्ज़रलैंड, इटली वगैरह को यहाँ देखिए तो आपकी पार्शियली रूप से रसिया, चाइना और बाकी इस तरह के जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री हैं, मलेशिया, ऐसे कंट्रीज़ में भी आपकी खास तौर पे पब्लिक प्लेसेस पे आपका हिजाब और बाकी चीज़ों को बैन किया गया है। यानी भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश नहीं है जो इस तरह के मेजर्स ले रहा है, या फिर उसने, हालांकि भारत में तो ऐसे किसी मेजर्स को बढ़ावा भी नहीं दिया गया है, फिर भी देखिए तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, और दुनिया में दो ही ऐसे कंट्री हैं दोस्तों जहां पर आपको पब्लिक प्लेसेस पे हिजाब जो है वो मैंडेटरी है। एक आपका सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री सऊदी अरबिया, और दूसरा आपका शिया डोमिनेटेड कंट्री जो है आपकी आपका ईरान। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इनके खुद के पास बहुत सारे आपके मुस्लिम कंट्री, जैसे मैंने अभी बोला तुर्की वगैरह में भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी इस तरह की चीज़ें दिख रही है कि आपका हिजाब जो है आपके पब्लिक प्लेसेस पे बैन है या पार्शियली बैन है। लेकिन फिर भी ये लोग जो है इंडिया के स्टेप्स को जो है डिस्क्रिमिनेटरी बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो है भारत जो है आपके हिंदुत्व से प्रेरित होकर ये पूरे एक्शन उठा रहा है। और यहाँ पर जो OIC है आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसने भारत के इस स्टेप को रिलीजियस अफेक्टेड स्टेप बताया है। तो थोड़ा सा OIC को देखते हैं। तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1969 में। इसमें वर्तमान समय में 57 मेंबर है दोस्तों, और इसके फाउंडिंग मेंबर की संख्या जो थी वो 30 थी। फर्स्ट इसकी जो चार्टर वो अडॉप्ट हुई थी 1972 में, और इसके कुछ आपकी क्रूशियल बॉडी है जिसमें आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री काउंसिल है, जनरल सेक्रेटेरिएट है, इस्लामिक समिट है, और अल क्वाड कमेटी है। ये आप इसके बारे में थोड़ा सा ये याद रखिएगा दोस्तों कि UN के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नंबर्स। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। फिर इसी ढंग से देखिए तो यहाँ पर जो आपकी सऊदी अरेबिया और बाकी इस्लामिक कंट्री, खास तौर पे अगर मोरक्को वगैरह की बात करें, तो इस क्षेत्र में भी आपका बैन माना जाता है। और इस कारण से देखिए तो OIC ने क्या बोला? OIC ने यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को और UN को इन्फॉर्म किया कि भारत के जो इस तरह के आपकी स्टेप्स हैं, और भारत में अगर मुस्लिम स्टूडेंट को जो बैन यहाँ पर प्रिवेंट किया गया है, रोका गया है, तो यहाँ पर उनको नेसेसरी एक्शन लेने चाहिए भारत के खिलाफ। जबकि उनके खुद के कंट्री में देखिए तो ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत सारी आपकी जेंडर इक्वलिटी है या फिर आपकी रिलीजियस लिबर्टी दी जा रही है महिलाओं को। आपकी सऊदी अरबिया को देखो तो आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारे आपकी जो है जेंडर बायसनेस की जाती है। बहुत सारे, इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले तक जो है वहाँ पर महिलाओं को ड्राइविंग तक के अधिकार नहीं थे, जो कि एक आप समझ सकते हो कि एक बेसिक्स राइट्स हैं, वो अधिकार उनको नहीं थे। ठीक है? तो जो
मतलब फिर से वही बात कि अपना घर तो देखना नहीं है, दूसरे के घर में ताक झांक ज़रूरी है। तो ये ऐसे कुछ स्टेप्स किए गए। तो भारत ने भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से लताड़ा है और भारत ने बोला कि जो आप इस ढंग की चीज़ें कर रहे हो, ये भारत के खिलाफ क्या है, प्रोपेगेंडा है और ये आपकी कॉम्युनल आइडियाज़ को शो करता है। यानी आप जो है इस पूरे मुद्दे को अगर आप देखो, तो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से वो सारे केसेज़, ख़ास तौर पे अगर आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सारे केसेस इंपॉर्टेंट होंगे और अगर आप जनरल पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हिसाब और बाकी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और पूरे मुद्दे को समझ पाओगे। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है दोस्तों कि कोर्ट को थोड़ी-सी इसमें जो है आपकी एक अलग राय बनानी चाहिए कि जैसे ही बाकी देशों की तरह ऑन द पब्लिक प्लेस आप किसी भी तरह के, चाहे वो कोई भी धर्म हो दोस्तों, सभी के साथ यूनिफ़ॉर्मिटी दिखाई जाए और जो आपकी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर आपके रिलीजियस चीज़ों को बिल्कुल ही आपका नेग्लेक्ट करवा दिया जाए। जिससे क्या होगा कि आपकी लिबर्टी भी बनी रहेगी और साथ ही साथ जो आपकी पब्लिक ऑर्डर और बाकी सिक्योरिटी जो है, वो भी आपका यहाँ पर बिल्कुल एक निरंतर रूप से चलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अपने विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड टाइम और थोड़ी पर्यावरण की भी सेवा कर लेना है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी है तो हम हैं। थैंक यू, जय हिंद।